नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता था, उसके बारे में। यह मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत आता है और बताएं आपको मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत यह हमारा 4th वीडियो है। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में बाबर और हुमायूं के बारे में बात की है, वीडियो 2nd में हमने अकबर के बारे में बात करी है, वीडियो 3rd में हमने जहांगीर के बारे में बात की है, और आज हम इस वीडियो 4 में जो है शाहजहां खुर्रम के बारे में बात करने वाले हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी राज्य और मुग़ल साम्राज्य काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम ये वाले जो टॉपिक है इसको कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहजहां खुर्रम के बारे में। और आज आपको स्पेशली बताएंगे कि ये वाला वीडियो हमारा सब्जेक्टिव है, थ्योरेटिकल बेस पर आधारित है। हम इसलिए इसे लेकर आ रहे हैं इस प्रकार से, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए तो हम बात करते हैं। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि एक बार आपको सभी का टाइम ड्यूरेशन याद रखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य इसका संस्थापक बाबर को माना जाता है, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद भारत में अपने कदम बढ़ाए और अपनी राजधानी आगरा को बनाया। ठीक है, क्योंकि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, इसीलिए जो है आगरा ही उस समय राजनीतिक जो है मुख्य केंद्र था, राजनीति का मुख्य केंद्र था। इसके बाद हुमायूं आता है और हुमायूं 1530 से 1540 के दौरान जो है कहे बादशाह रहता है और 15 साल का गैप हो जाता है, क्योंकि इस बीच सूर्यवंश का शासक आता है और 1556 में पुनः जो होता है फिर से अपनी गद्दी प्राप्त करता है। लेकिन 1 जनवरी 1556 में इसका जो है सीढ़ियों से गिरने के बाद ये मर जाता है। इसके बाद अकबर आता है, जो कि 14 फरवरी 1556 से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है और 1605 का काफ़ी लंबा समय जो होता है ये बिताता है। इसके बाद जो है जहांगीर आता है, जिसका टाइम पीरियड 1605 से 1627 के बीच होता है। और इसके बाद आता है शाहजहां, जो कि 1627 से 57 के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम शाहजहां की बात करेंगे। इसके बाद औरंगजेब आता है, जो 1658 से 1707 तक रहता है। और फिर बाकी के जो लेटर मुगल्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो जनरल सी हम इनकी एक क्विक जो होता है इसका सबसे पहले देखते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1627 से 57 के बीच में था। इसका जन्म जो है 1592 में लाहौर में हुआ था। इसके जो पिता है वो जहांगीर था, जिसको सलीम के नाम से भी जानते थे। और हमें पता है जहांगीर का कब्र कहाँ पर है, आपको याद करने का ट्रिक बताया था। जहांगीर के लास्ट में र आता है तो लाहौर में है। तो सिंपल सी बात है, वही लास्ट समय पे या उसका मुख्य केंद्र रहा होगा, तो इसका जन्म भी लाहौर का है। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो कैद में, जब ये अपने खुद के ही लड़के की कैद में होता है औरंगजेब की, तब इसका जो है 1666 में इसका मृत्यु होता है। इसका राज्याभिषेक किया हुआ बाबी मृत्यु से फिर से उसको जन्म पे लेके आ जाते हैं। तो जब इसका राज्याभिषेक होता है तो इसका राज्याभिषेक ये करवाता है मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी के नाम से। ये जो है आगरा की गद्दी पर बैठता है। और इसका जो विवाह होता है वो अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिसको मुमताज़ भी कहा जाता है, जिसकी याद में ऐसा मानते हैं कि ये ताजमहल बनवाता है। ठीक है, कब करता है विवाह, तो ये 1612 में विवाह करता है। जो अर्जुमंद बानो बेगम या मलिका होती है, इसका एक और नाम होता है मुमताज़ का, मल्लिका ए जमानी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये आसफ खान की पुत्री होती है। आसफ खान कौन, तो जो जहांगीर ने जो सेकंड नहीं पता नहीं कौन से क्रम का शादी था, नूरजहां से जब इसने विवाह किया था, तो नूरजहां का भाई था आसफ खान, उसकी पुत्री जो थी वो मल्लिका ए जमानी थी, जिसको मुमताज़ भी कहा जाता था। उससे इसका विवाह होता है। ठीक है, और ये जो है 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण मर जाती है। कौन, मुमताज़ का देहांत हो जाता है 1631 में। और इसका जो
कब्र बनाई जाती है शुरुआत में बुरहानपुर में बनाई जाती है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, जो कि क्योंकि उस समय वहीं पर रहती है, वहीं पे इसकी डेथ होती है। लेकिन बाद में बुरहानपुर में एक बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसके अवशेषों को आगरा में यमुना नदी के किनारे दफनाकर उस पर जो है ताजमहल का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। शाहजहाँ के बारे में बात करें तो इसके काल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है, आगरा से ये राजधानी को दिल्ली कर लेकर आता है। कब? 1638 में। और इसके लिए वहाँ पर ये शाहजहानाबाद एक नगर का बसाता है। ठीक है, कौन सा नगर? शाहजहानाबाद, इसी के नाम पर नगर बसाता है और दिल्ली को राजधानी लेकर आता है। फिर से दिल्ली जो है सत्ता का मुख्य केंद्र बन जाती है। और चलिए, और इसके पहले जो मुगल शासक थे उनकी राजधानी मुख्यतः जो थी आगरा थी। हालांकि अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी ले जाता है। अब इसके जो है स्थापत्य देख लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम सभी जानते हैं जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस के दिन, उस दिन जो है ये जहाँ से फहराया जाता है उसका जो निर्माण है माना जाता है कि शाहजहाँ ने किया था। कौन सा? दिल्ली का लाल किला। और आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? के समय में हुआ था, तो वो अकबर के समय में हुआ था। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल जो है इसने निर्माण करवाए थे। शीश महल, और सबसे इम्पॉर्टेंट है तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन। वर्नियर के अनुसार वर्नियर जो एक इतिहासकार थे उन्होंने इसको इंजीनियर सम्राट की संज्ञा दी है, अभियंता सम्राट की संज्ञा दी है। शायद तख्ते ताउस या ताजमहल को देख लिया होगा और उसको इंजीनियर बोल दिया। इसके पुत्र थे मुख्य रूप से दारा शिकोह, मुराद शाह, सूजा और औरंगजेब। ठीक है, अब ये हमने जो ये लिखा है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं इसकी जगह का नाम। तो जनरली जब शाहजहाँ जो बादशाह था, राजा था, तब इसने अपने चारों पुत्रों को जो है प्रांत, हमको पता है कि केंद्र का शासन चलाने के लिए उसको क्रमशः प्रांत, सूबे इसमें डिवाइड किया जाता है। तो उस प्रकार से जो दारा शिकोह था, ठीक है, इसे जो है उत्तर का ये वहाँ पर अपॉइंट था, उत्तर में अर्थात दिल्ली में। जो मुराद था, मुराद कहाँ पर था? गुजरात में था। शाह सूजा बंगाल में था और उस समय औरंगजेब को जो है दक्षिण में का सूबेदार था। तो ये बातें याद रखनी है, आगे चल के इनका बहुत यूज़ होने वाला है। इसकी पुत्रियां भी थी 3, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। पिता सभी जानते हैं जहांगीर सलीम थे और उसकी माता का नाम था जगत गोसाई, उदय सिंह के मारवाड़ की पुत्री थी। ठीक है, गायन का शौक था, माना जाता है कि शाहजहाँ को गायन का शौक था। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है कि अकबर को नक्कारा बजाने का शौक था, हुमायूं को अफीम खाने का शौक था, इसी प्रकार से शाहजहाँ को गायन का शौक था। जहांगीर ने आसिफ खान को वजीर और मोहम्मद खान को खाने खाना की उपाधि दी। ठीक है, वजीर। नूरजहां को 2 लाख प्रति वर्ष की पेंशन देकर इसने कहाँ भेज दिया? लाहौर भेज दिया। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग इसके काल को कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया, इसके जो प्रमुख स्थापत्य कला है उसमें ताजमहल और मयूर सिंहासन मुख्य रूप से काफ़ी चर्चित और लोकप्रिय है। जिसके कारण बर्नियर ने इसे जो है अभियंता सम्राट कहा। इसी कारण इसके जो शासन काल है उसको स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि चित्रकला का स्वर्णयुग किसे कहते हैं? जहांगीर के, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहते हैं। गुप्त काल को भी साहित्यिक दृष्टि से स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं। आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार भी रहते थे जिनका नाम है मोहम्मद फ़कीर व अमीर हासिम। प्रमुख संस्कृत कवि भी रहते थे जिनका नाम है वंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र। और जो ये जगन्नाथ, ठीक है, वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। हाँ, संगीतज्ञ थे इसमें कुछ लाल खान। तो लाल खान को इसने गुण समुंदर की उपाधि दी थी। और जो संगीत थे संस्कृत के जगन्नाथ को, संस्कृत के नहीं, संगीत तज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी का कवि था उसको इसने महाकवि राय की उपाधि दी थी। और ये जगन्नाथ काफ़ी फेमस है दोस्तों। आपने कुछ इनकी रचना सुनी होगी, गंगा लहरी, जब छोटे होंगे हिंदी में पढ़ी होगी, गंगा लहरी और जो है रस गंगाधर, इसकी प्रमुख रचनाएं थी। चलिए,
इसके पुत्र दारा शिकोह को माना जाता था कि वो काफ़ी जो है इंटेलिजेंट था, विद्वान था। उसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था और उनको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टेड भी था, इसीलिए वो कई बार जो है अपने पिता का विद्रोह भी करता था। इसके पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषदों को सर ए अकबर नाम से जो है अनुवाद करवाया था। कौन सी लैंग्वेज में? फारसी भाषा में। ठीक है। और दारा शिकोह का बारे में ऐसा माना जाता है कि कादिरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहाँ की फिर बात करते हैं फिर से, तो इसने दिल्ली में दारुल शफा नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई थी। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं फिर से इसके युद्धों पर। शाहजहाँ के समय हुए प्रमुख युद्धों के बारे में अब हम फिर से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो युद्ध इसके समय किसी और ने तो किए ही थे, लेकिन इसको मुख्य रूप से इसके ही पुत्रों का युद्धों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब ये बीमार पड़ गया था तब इसने अपना उत्तराधिकारी इसके बड़े पुत्र दारा शिकोह को घोषित कर दिया था, जिससे छोटे जो इनके भाई थे उन्होंने जो है उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू कर दिया और इसके समय में कई युद्ध हुए इसके लड़कों के बीच में। हालांकि और भी कहीं विद्रोह इसके काल में देखने को मिले हैं, तो हम सबसे पहले वो विद्रोह देखते हैं जो इसके पुत्रों के कारण हुए हैं। तो आप पुत्रों के बीच में हुए हैं, ठीक है, पुत्रों के बीच में हुए। तो सबसे पहले हम फिर से आपको बता देते हैं, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये हमारा नॉर्थ है, चलो ये नॉर्थ तो भी नहीं बनाते हैं, ये हमारी डायरेक्शन याद रखना कि जो दारा शिकोह जो शाहजहाँ था उसने अपने 4 पुत्रों को जगह जगह का जो है सूबेदार बना रखा था। तो दारा शिकोह जो था दिल्ली में पदस्थ था, ठीक है, ऊपर ये दारा शिकोह है। दारा शिकोह कहाँ पर है? दिल्ली में। अब पूर्व दिशा में क्या आएगा? बंगाल आएगा। तो बंगाल में कौन था? शाह सुजा था। दक्षिण में कौन था? औरंगजेब था। और जो पश्चिम में जो कि जनरली गुजरात था, वहाँ पर कौन था? मुराद जो था। अब क्या होता है, शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है और वो दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा पुत्र रहता है, जिसके सपोर्ट में इसकी बहन जहाँ आरा आती है। ठीक है, उसी प्रकार के से इसकी एक बहन गोहन आरा मुराद के सपोर्ट में रहती है और रोशन आरा औरंगजेब के सपोर्ट में होती है। बेचारा शाह सुजा अकेला रहता है। चलिए, तो हम बात करते हैं बहादुरपुर के युद्ध के बारे में। जब दारा शिकोह को जो है उत्तराधिकार घोषित कर दिया जाता है, तो शाही सेना और शाह सुजा जो होता है विद्रोह कर देता है। कौन? जो बंगाल में पदस्थ है शाह सुजा, ये विद्रोह कर देता है और शाही सेना के साथ इसका युद्ध होता है। अब शाही सेना मतलब क्या? दारा शिकोह की। और इसमें जो शाही सेना है इसकी विजय होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है? विजय होती है। ये याद रखिएगा फिर से, दारा शिकोह है, इधर शाह सुजा है, इधर औरंगजेब है और इधर मुराद है। तो इसमें शाही सुजा की जो शाही सेना की जो है जीत होती है और शाह सुजा हार जाता है। इसके बाद फिर से होता है युद्ध, धर्मट का युद्ध। अब इस धर्मट के युद्ध का जो तिथि है वो याद रखना है आपको, 15 अप्रैल 1658 में होती है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब नहीं मानता है तो वो क्या करता है, इससे मुराद से संधि कर लेता है कि हम एक काम करते हैं, दोनों मिलकर इसको हराते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो ये युद्ध होता है दारा शिकोह और वर्सेस औरंगजेब और मुराद के बीच में, जिसमें कि दारा शिकोह जो होता है पराजित हो जाता है, औरंगजेब और मुराद जो होता है विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से ये जो होते हैं दिल्ली पर अपना कब्जा नहीं कर पाते हैं। धर्मट के युद्ध के बाद फिर से युद्ध होता है जिसको बोलते हैं हम सामूगढ़ का युद्ध। 1 महीने बाद 29 मई 1658 को होता है, किसमें? दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद के। फिर से दारा शिकोह एक साइड पे होता है, दूसरे साइड पे मुराद और औरंगजेब होता है और इसी में फिर से औरंगजेब जो होता है वो जीत जाता है। ठीक है, औरंगजेब की जीत होती है और दारा शिकोह हार जाता है। पुनः फिर एक और युद्ध होता है जिसको खाजवा का युद्ध होता है। और अब ये औरंगजेब जो होता है जब युद्ध जीत जाता है तो फिर ये अगेंस्ट जो हो जाता है शाह सुजा, इसका विद्रोह करता है और शाह सुजा के साथ ये युद्ध करता है। अर्थात जो खाजवा का युद्ध है वह शाह सुजा और औरंगजेब के बीच में होता है, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और वो सुजात को इसमें मार डालता है। ठीक है, अंतिम और निर्णायक युद्ध होता है देवराय का युद्ध। फाइनली औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में पुनः होता है और फिर से इस युद्ध में जो होता है औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह हार जाता है और इसी के साथ जो औरंगजेब होता है अपना राज्य अभिषेक करवाता है। तो ये जो प्रमुख युद्ध होते हैं शाहजहाँ के समय होते हैं। शाहजहाँ जो होता है जिंदा होता है और उसके बाद और उसके रहते ही जो औरंगजेब होता है 58 में क्या करता है,
राज सिंहासन को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो शाहजहां होता है वो 1627 से 57 के बीच में होता है, और एक साल का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी जो असमंजस का रहता है। फाइनली औरंगजेब जो होता है गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो ये शाहजहां के समय हुए कुछ प्रमुख युद्ध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है किस प्रकार से किसके साथ में होता है। चलिए नेक्स्ट, दो दारा शिखाओं के बारे में बात करें तो उसको शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता था, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून भी इसको कहा जाता था। 8 जून 1658 को औरंगजेब जो है शाहजहां को बंदी बना लेता है और आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष में, ठीक है, 22 फाइनली क्या होता है, 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, आगरा में। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि शाहजहां औरंगजेब से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे एक बार ताजमहल दिखा दो, ठीक है, बस एक बार मुझे ताजमहल दिखा दो। और जालिम औरंगजेब वो क्या करता है कि जो भी जहाँ पर इसको कैद कर रखा होगा वो लगभग ताजमहल के पास में ही होगी कोठी या जेल जिसको कहे आज की भाषा में, वहाँ पर उसको खड़ा करता है, एक छोटा सा छेद में से बोलता है लो देख लो अपना ताजमहल, ठीक है। तो शाहजहां जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इसने प्यार का प्रतीक के रूप में जिस ताजमहल का निर्माण करवाया, अंत में उसको जो है इस प्रकार की यातनाएं औरंगजेब के द्वारा दी गई। चलिए अब हम बात करते हैं शाहजहां के समय हुए विद्रोह की। तो पहला जो विद्रोह हुआ था शाहजहां के समय में वो हुआ किया था जुझार सिंह बुंदेला ने, जो कि वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था 1628 में। 1629 में खान जहां लोधी ने किया था, पीर खान भी जिसको बोलते थे, और यह एक अफगान सरदार था। 1628 में शाहजहां का जो बाज होता है, ठीक है, ये बाजार लिखा गया है, ये बाज है, हरगोविंद सिंह के खेतों में चला जाता है और हरगोविंद सिंह देने से मना कर देते हैं, ठीक है। मुगलों के साथ तो इनके मनभेद काफ़ी थे ही, और इसके कारण फिर से जो होता है युद्ध स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं शाहजहां द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम है, क्या क्या काम करता है ये। तो 1636 में सिजदा और पाबोस प्रथा को बंद कर देता है जो बलबन ने चालू की थी, और उसकी जगह चहार तस्लीम स्टार्ट करता है। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिजरी संवत की शुरुआत कौन करता है, तो वो शाहजहां करता है। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने पर रोक लगा दी जाती है। इसके टाइम पीरियड में गौ हत्या को प्रमोट किया जाता है। तीर्थ यात्रा कर फिर से शुरू कर दिया जाता है जो अकबर बंद करता है। साम्राज्य में सभी मंदिरों को गिरा देने का आदेश देता है, लेकिन चिंतामणि मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे भी देता है। खंभात में गौहत्या ये बंद करवाता है। झरोका दर्शन, तुलादान, हिंदू राजाओं के माथों पर तिलक लगाने की प्रथा इसके समय जारी होती है, और फाइनली औरंगजेब इन प्रथाओं को बंद करता है। 1634 में घोषणा करता है कि मुस्लिम लड़की की किसी भी हिंदू लड़के से शादी नहीं होगी, और वैवाहिकों के जो राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति थी जिसको अकबर ने शुरू किया था उसका ये त्याग कर देता है। ठीक है, हमने देखा है किस प्रकार से जितने भी मुगल सम्राट बने हैं उनकी माता अक्सर हिंदू राजपूत ही थी। चलिए, तो हमने आज के वीडियो में जो है बात करी है शाहजहां की। इसके बाद बैक टू बैक हम औरंगजेब की बात करेंगे। औरंगजेब के बाद हम देखेंगे मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, स्थापत्य कला, चित्रकला, काफ़ी कुछ जानने को और देखने को मिलेगा। अब वहाँ पर हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे, इन जो भी हमारे टोटल सुल्तान थे, सम्राट थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो इन 6 के बारे में तुलनात्मक दृष्टि से हम देखेंगे कि किसके समय पर कौन सा चित्रकार था, किसने चांदी सोने के कौन से सिक्के जारी किए थे, उसको क्या कहा जाता था, और बीच में सूर्यवंश के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये इसके बीच में आया था। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है, और किसी भी प्रकार का आप सजेशन देना चाहे तो हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। हो सकता है कि आप बोले कुछ टॉपिक आपको इसमें छूटा हो, तो ये हमारा एग्जाम के को दृष्टिगत रखते हुए हमारा क्विक वीडियो था। हम काफ़ी डिटेल में भी इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए काफ़ी समय लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे अगले जो वीडियो है उसके लिए इंतज़ार कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।